नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फिर से आज हम लेके आए हैं कुछ एरर यानी सम एरर्स, और ये जो एरर हैं सभी के सभी सीपीयू के एग्ज़ाम में, करीब एसएससी के सीपीयू के एग्ज़ाम में 2014-15 में आए हुए हैं। तो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर सीपीयू के ये एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं एरर्स, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आपको भी समझने में बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। पहला सेंटेंस क्या कहता है दोस्तों? पहला सेंटेंस कह रहा है एवरीवन वर हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस। सबसे पहली बात ये जो भाई साहब है ना, एवरीवन, ये कौन है, इसके बारे में पता चल जाए तो साफ समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये जो एवरीवन भाई साहब दिख रहे हैं ना आपको, ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनको कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनसे पता नहीं चलता कि काम करने वाला कौन है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन खड़ा है? लड़का के लड़की, पता नहीं। किसी ने बाजार में गोली चला दी, किसी ने, अब किसने चलाई भाई साहब पता नहीं। तो ऐसे शब्द हमारे कौन से होते हैं? अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, अनिश्चित कर्ता होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन की खासियत क्या होती है? ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिविंग यानी सजीव, एक होते हैं नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। लिविंग वाले जितने भी होते हैं दोस्तों, उनकी खासियत है उनके पीछे वन लग के आएगा और बडी लग के आएगा। जैसे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। इसी प्रकार से जो नॉन लिविंग होते हैं उनके पीछे थिंग लग के आएगा, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सभी सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर होते हैं दोस्तों, तो आप बताइए इसके साथ में वॉज आएगा कि वर आएगा? आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहां पे क्या यूज होगा? एवरीवन वॉज हैप्पी। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। आप मेरी बात समझ गए होंगे भाई। एवरीवन वॉज हैप्पी यानी कि प्रत्येक खुश था, टू हियर, सुनकर। क्या सुनकर? अबाउट हिज सक्सेस। बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जी हिज क्या चीज है? हिज पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों। ये किसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है? ये ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी अधिकार सूचक शब्द है ये हमारा। इसे कहते हैं अधिकार विशेषण। अधिकार विशेषण खासियत क्या है भाई? नाउन से पहले आने वाली हर एक चीज एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। किसका पजेसिव एडजेक्टिव है? ही का पजेसिव एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट में कौन लिखा है? एवरीवन। जितने भी लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं सभी के सभी ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, लड़का के लड़की, नहीं भाई साहब। अब लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, इस बात की पुष्टि कैसे करें? तो समझें, हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से आप ये मान के चलें कि हर एक काम को एक लड़का ही करेगा, ऐसी सोच हम रखते हैं। जैसे किसी ने बाजार में गोली चला दी, अब तो आपके दिमाग में कभी भी उस लड़की का चित्र नहीं बनेगा कि साहब गोली चलाने वाली कोई लड़की होगी, नहीं। सबसे पहले किसका चित्र बनेगा? लड़के का। गोली किसने चलाई होगी? साहब लड़के ने चलाई होगी। तो हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, हमारी सोच कैसी है? पुरुष प्रधान सोच है। इसी कारण से जितने भी हमारे लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनको हमेशा ही माना जाता है। तो ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हिज लगाया है, जो बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर की। दोस्तों सेकंड नंबर में लिखा हुआ है द टीम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किससे मिलकर बनता है? दो लोगों से मिलकर बनता है। नहीं, दो से ज़्यादा लोग होंगे तब कलेक्टिव नाउन बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, दो लोग कभी भी कलेक्टिव नाउन नहीं बनाते। दो से ज़्यादा कितना होगा? मिनिमम 3, मैक्सिमम इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कलेक्टिव नाउन बनता है या कलेक्टिव नाउन बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कभी तो कलेक्टिव बनेगा। जैसे 3 लोगों से मिलकर बनता है तो 3 लोग होंगे ना उसमें। जैसे टीम किससे मिलकर बनती है? खिलाड़ियों से मिलकर। टीम के अंदर कौन होंगे? प्लेयर होंगे। जैसे क्लास के अंदर कौन होंगे? स्टूडेंट होंगे। आर्मी के अंदर कौन होंगे? सोल्जर होंगे। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, टीम किससे मिलके बनी है? खिलाड़ियों से मिलके बनी है, यानी प्लेयर होंगे। अगर हम प्लेयर्स की बात करेंगे तो टीम हमारे लिए प्लूरल है। अगर हम सिर्फ टीम की बात करेंगे यानी उनको लेकर चलेंगे, एक कलेक्शन लेके चलेंगे, तो वो हमारे लिए सिंगुलर है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन
अगर आप कलेक्टिव नाउन को लेकर चल रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि कलेक्टिव नाउन दो फॉर्म में रहता है, एक सिंगुलर फॉर्म में रहता है, एक प्लूरल फॉर्म में रहता है। सिंगुलर फॉर्म में वो तब रहता है जब उसके कलेक्शन की बात होती है, और जब वो डिवाइड हो जाता है यानी कि लोगों में टूट जाता है जिससे वो मिलकर बना है, अगर वो उसमें टूट जाएगा तो वो प्लूरल बन जाता है। यहां पर देखते हैं जरा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस बात का निर्णय आगे पढ़कर करते हैं, आगे पढ़ेंगे तब देखते हैं। द टीम वॉज नाउ, यानी टीम थी, अब कैसी थी, इन द फील्ड, यानी फील्ड माने हो गया भैया मैदान, मैदान में थी, टीम अब मैदान में थी। बहुत अच्छी बात है, यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर मान लीजिए क्रिकेट टीम की मैं बात करूं तो मैदान में 11 के 11 खिलाड़ी मैदान में होंगे, ऐसा तो नहीं कि एक आध खिलाड़ी कहीं और बैठा होगा। अब मैदान में थी तो यानी पूरी टीम की बात हो रही है। जब पूरी टीम की बात हो रही है तो ये हमारे लिए क्या बन गया भैया, ये तो हमारे लिए सिंगुलर बन गया, और जब सिंगुलर बन गया तो उसके हिसाब से वॉज बिल्कुल सही जा रहा है। यहां तक तो मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही। आगे क्या कह रहा है, एंड अबाउट टू टेक, एंड अबाउट टू टेक। अब देखना, अब यहां पे अबाउट टू टेक, बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस B1। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वॉज वर प्लस अबाउट टू प्लस B1। इसका मतलब क्या हो गया, ने वाला है, और इसका मतलब क्या हो गया, ने वाला था। ठीक है, तो जरा ध्यान देना बोर्ड पे क्या कह रहा है वो, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड, टीम अब मैदान पर थी, एंड और वॉज अबाउट टू टेक, लेने वाली थी, क्या लेने वाली थी, देयर प्लेस, अपना स्थान। तो बेटा जब टीम सिंगुलर है तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए बेटा, आपका इट्स यूज होगा। भाई अगर प्लूरल होती तो देयर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि प्लूरल के हिसाब से हम दे मानते हैं उसको। यहां जब ये सिंगुलर है तो क्या मानेंगे, इट मानेंगे। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा भाई, इट्स होगा। प्लेस क्या हो गया हमारे लिए, नाउन हो गया। नाउन से पहले आने वाली चीज एडजेक्टिव कहलाती है बेटा, ये एडजेक्टिव है, अभी समझाया था मैंने बोर्ड पे। उम्मीद कर रहा हूं ये बात इतनी समझ में आ रही होगी। ये मैं साफ कर देता हूं, थोड़ी जगह बन जाएगी। हर एक चीज को समझते हुए चलना भाई, हर एक चीज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है सर जी कि दी लॉयंस, कोई दिक्कत नहीं, शेर, बहुत सारे शेर। क्या कह रहा है, किल, मारता है। जो बहुत सारे शेर हैं वो मार देते हैं। किसको मार देते हैं, तो कहा जा रहा है दी एनिमल्स, जानवरों को मार देते हैं। अब भाई जानवरों को मार देते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, एंड और ईट, देखना भाई ईट, खा जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हिज मीट, उसका मांस, किसका मांस, इन जानवरों का मांस। तो भैया जानवरों का मांस, एक बात बताइए भैया, एनिमल्स लिखा है, प्लूरल है, तो इसको हम दे मानेंगे, तो दे के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहां पे देयर होना चाहिए सरकार। पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे ना भाई, एनिमल होता तो ये हमारे लिए सिंगुलर होता, लेकिन लिखा क्या है यहां पे, एनिमल्स, तो एनिमल्स लिखा है तो उसके हिसाब से देयर आएगा। उनका मांस खा जाते हैं, उनका मीट यानी देयर मीट। अब भाई सीधी सी बात है, दी लॉयंस किल दी एनिमल्स एंड ईट देयर मीट। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, 4th नंबर क्या कह रहा है। 4th नंबर का सेंटेंस क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस कह रहा है कि अवर विलव्ड प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री। यहां तक मुझे कोई आपत्ति नजर ही नहीं आ रही, यहां तक तो बिल्कुल सही बात जा रही है। और आगे का सेंटेंस अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी और पढ़ते हैं। सेंटेंस कह रहा है अवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री। परम प्रिय, बिलव्ड एक शब्द होता है जिसे अपन लोग बोलते हैं लवर। लवरों का मतलब होता है प्रेमी, और हम यहीं पे बोल देते हैं बिलव्ड, इसे बोलते हैं प्रेमिका। तो बेटा हमारे प्रेमिका प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहां पर इसका मतलब समझ के चलें, यहां पे मतलब परम प्रिय हो जाता है। परम प्रिय, बहुत ज्यादा चाहने वाला, वेरी डियर। तो अवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री, इज नॉन, जाने जाते हैं, वर्ब की 3rd फॉर्म है, जाने जाते हैं। भाई किसके द्वारा जाने जाते हैं, दुनिया के द्वारा, पैसिव है
भाई अब मैं अगर प्रधानमंत्री हूं, मैं खुद में तो जानूंगा नहीं, लोग मुझे जानेंगे। मैं जाना जाता हूं, पहचाना जाता हूं, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो यहां पर इज नॉन जाने जाते हैं किसके द्वारा? सिंपल सी बात है भाई, दुनिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, प्रजा के द्वारा, अपने मिनिस्टर्स के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, अपने अधिकारियों के द्वारा। यह बात लिखी नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती है, अंडरस्टूड की जाती है। तो क्या कह रहा है? आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर इज नॉन, हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री जाने जाते हैं टू प्रोमिनेंट फिगर्स। क्या कहा जा रहा है? टू प्रोमिनेंट फिगर्स। अब देखो, प्रोमिनेंट फिगर्स का मतलब क्या हो गया? फिगर्स का मतलब हो गया छवि, प्रसिद्ध छवि। अब यहां पर प्रोमिनेंट फिगर्स लिखा हुआ है, यानी कि प्रसिद्ध कार्यों के द्वारा। भाई साहब बहुत गहराई से मतलब समझना होगा हमको इस चीज का। वैसे प्रोमिनेंट का मतलब होशियार होता है, होशियार, समझदार। फिगर का मतलब आंकड़ा, आंकड़ा कह लो, चित्र कह लो, बनावट कह लो। लेकिन एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का बनावट जानी जाती है? नहीं, उसके कार्य जाने जाएंगे ना। तो यही इसी को कहा जाता है कंप्रिहेंसिव इंग्लिश। कंप्रिहेंसिव इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? आपको उसका मतलब समझना है, और मतलब समझना बड़ा जरूरी है। मतलब अगर अर्थ का अनर्थ हो गया तो सत्यानाश, सत्यानाश 2 मिनट में हो जाएगा भाई साहब। तो आपको ये मतलब समझना, अवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, यहां तक मुझे कोई समस्या नहीं है। इस नॉन जाने जाते हैं, लोगों के द्वारा जाने जाते होंगे टू प्रोमिनेंट फिगर्स। अब देखना, नॉन टू प्रोमिनेंट फिगर, हमेशा टू लगाया जाता है बेटा। अपने अच्छे कार्यों, अपनी अच्छी छवियों के द्वारा जाने जाते हैं। देखना, जाने जाते हैं। अब आगे मैंने क्या कहा? ये हमारा पैसिव है। नॉन के बाद में टू लगा दिया, ये हमेशा टू लगता है, बाय नहीं लगता। किसके द्वारा जाने जाते हैं? लोगों के द्वारा। मैंने कहा ना, लोगों के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा। लेकिन यहां पर उसने क्या कहने की कोशिश की है? टू प्रोमिनेंट फिगर्स, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं। ये है हमारा भैया, इसके द्वारा जाना जा रहा है प्रधानमंत्री को। अच्छे कार्यों के द्वारा जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। तो हमारे सेंटेंस के अंदर एरर है ही नहीं, नो एरर। आइए बात करते हैं 5 नंबर। पहले ही पटक दिया उसने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पहले ही पटक दी। जब उसने पहले ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म पटक दी, तो आप ये मान के चलिएगा भाई साहब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट आ गई है, और पीछे की तरफ कुछ और भी दे रहा है। क्या पढ़ूं मैं इसको? वैसे जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम पढ़ते हैं तो होता है ते हुए, ते हुए होता है हमेशा, ते हुए। स्मोकिंग, धूम्रपान करते हुए। राइटिंग, लिखते हुए। यह हमेशा होता है जब भी आप पढ़ेंगे ते हुए। तो यहां पे साहब मैं क्या पढ़ूं? सुनते हुए? नहीं, मतलब समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। सुनते हुए। दीज स्ट्रेंज नॉइजेस, दीज माने ये, स्ट्रेंज अजनबी या अलग, नॉइसेस, नॉइसेस माने शोर, शोर शराबा। तो अब देखना, सुनते हुए, मजा नहीं आ रहा। तो इसका एक सीधा सा नियम है, आप यहां पे क्या करिए? ऑन प्लस B4 लगाइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर, खाकर, ऑन ईटिंग, ऑन ईटिंग, खाकर, ऑन वॉचिंग, देखकर, ऑन राइटिंग, लिखकर, ऑन स्पीकिंग, ऑन स्पीकिंग, बोलकर। तो साहब हम यहां पे ऑन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा ऑन हियरिंग, सुनकर। क्या सुनकर? दीज, ये, स्ट्रेंज नॉइजेस, यानी कि अनोखे या अलग शोर शराबे को सुनकर। अबव द थॉट एट वंस। अब यहां पे समझेंगे जरा। अबव का मतलब हो गया से परे, दी थॉट, विचारों से परे, एट वंस, एक बार, अकड़, घट गई, कोई घटना घट गई, टू मी, मेरे साथ। क्या घट गई? डेट की, थीप्स, चोर, हैड एंटर्ड, घुस आए थे, दी हाउस, मेरे घर में। तो गलती कहां मिलेगी आपको? इस वाले हिस्से में। सेंटेंस ए में गलती मिली, ए पार्ट में गलती थी।
तो बेटा इस नियम को याद रख लेना, ऑन प्लस कर। आगे तरफ बढ़ेंगे। छठवां नंबर क्या कहता है, जरा साफ कर दूं भाई, बोल साफ कर देता हूं सरकार। छठवा, माई फ्रेंड विल नॉट कम, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहां तक कोई परेशानी नहीं है। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, विल नॉट कम, नहीं आएगा, नहीं आएगा। टू अटेंड, अटेंड माने शामिल होने के लिए नहीं आएगा। दिस मैरिज, इस शादी में, इस शादी में नहीं आएगा। अब देखना भैया, मैरिज लिखा है, नाउन है, उससे पहले आने वाली चीज क्या कहलाती है रे बच्चे, एडजेक्टिव कहलाती है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, इसे कहा जाता है डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं मैं, कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं बेटा इसको, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कितने होते हैं ये, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दिस होते हैं, डैट होते हैं, इसी के दीज होते हैं, इसी के दोज होते हैं। खासियत क्या होती है, इनके बाद नाउन चिपक के चलता है। तो देखो नाउन चिपक के चला है क्या, नाउन है भैया, नाउन है, नाउन से पहले ये आ गया एडजेक्टिव ऐसा। हालांकि ये डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अलावा ये 4 डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो देखेंगे अपन। तो क्या कह रहा है वो, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं ये समझ लो, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण है ये। क्या कहा जाता है इसको, संकेतवाचक विशेषण। तो वो क्या कह रहा है भैया, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज, इस ब्याह को, इस ब्याह में शामिल होने मेरा दोस्त नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बतान दो। अनलेस, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस, ये अनलेस नाम के जो जंतु है ना, आप इसका मतलब समझ के चलियो रे, जाको मतलब है इफ नॉट। इफ नॉट साथ में रहता है, इसके अंदर ही समाहित है नॉट। तो अनलेस ही इज नॉट, ओहो हो, 2 काम कर सकते हो, या तो अनलेस हटा दो या नॉट हटा दो। क्योंकि अगर अनलेस रहेगा तो नॉट नहीं रहेगा, और नॉट रहेगा तो अनलेस नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना भाई साहब, ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। क्योंकि अनलेस क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे संग तो नॉट पहले ही है, तुम क्यों आ गए। तो इसलिए या तो नॉट हटाओ या अनलेस हटाओ भाई साहब। तो आप अगर अनलेस को हटाओगे तो यहां आएगा इफ, और नॉट हटा दोगे तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। इफ ही इज नॉट इनवाइटेड, अगर आप चाहते हो अनलेस हटाना तो ऐसे लिख दो, नहीं चाहते तो आप अनलेस को लिखा रहने दो, ही इज इनवाइटेड, या ऐसे लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दो। ये वाला जो पार्ट है गलती है, समझ में आ गया भाई साहब। अच्छा सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि मेरा जो दोस्त है शादी को अटेंड करने नहीं आएगा, यदि ही इज नॉट इनवाइटेड, उसे नहीं बुलाया गया है, यदि उसे नहीं बुलाया गया है तो वो नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे भैया 7 नंबर। बेटा ये सेंटेंस ध्यान रखना, ये वाला जो सेंटेंस है कि ही इज नॉट इनवाइटेड या ही इज इनवाइटेड, इफ और अनलेस वाला एक फर्क है। ये सेंटेंस पैसिव का सेंटेंस है। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर, अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द मीडिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई साहब मीडिया से, मुझे मीडिया से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो मीडिया नाम का जो वर्ड है मैं आपको बता देता हूं, ये प्लूरल वर्ड है बेटा। मीडिया अपने आप में कैसा वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है। आप कहोगे जाकर सिंगुलर बता दियो, तो जाकर सिंगुलर वर्ड बता देते हैं लल्ला, मीडियम। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड होता है इसका। मीडिया प्लूरल वर्ड है, इसलिए यहाँ पे प्ले लगा के दिया उसने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है वो, मीडिया, द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल, आहा हा हा, वाइटल सुना आपने, रिवाइटल खाओ और जिंदगी को जियो, एक ऐड देखा होगा टीवी पर, रिवाइटल। वैसे वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल के यहाँ पे जो रिवाइटल वाला ऐड होता है इसमें एनर्जी होता है, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, री माने दोबारा से, वाइटल माने एनर्जी, यानी दोबारा से एनर्जी आपको मिल जाएगी, रिवाइटल खाओ। तो ये ऐड वाली बात है। लेकिन यहाँ वाइटल का एक और मतलब निकल के आता है, अगर सिर्फ वाइटल की बात करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण। एक तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब महत्वपूर्ण। तो बेटा द मीडिया प्ले, मीडिया निभाती है अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण योगदान, इन, अब देखना किस में निभाती है, वाइटल रोल मतलब एक महत्वपूर्ण अहम रोल निभाती है
तो किस में निभाती है? वो कह रहा है इन में, किस में? अब देखो बेटा, ये लिखा है पॉपुलर, सुना होगा आपने वर्ड, मैं लिख देता हूं भाई साहब, पॉपुलर, ये तो एडजेक्टिव है सर। इसी में एक शब्द और होता है पॉपुलराइज, ये हो गया वर्ब। आप इसको देख रहे होंगे, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है बेटा, ये प्रीपोजिशन है बेटा। जब भी प्रीपोजिशन दिखाई देगा वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी, और इसको क्या कहा जाएगा? इसको जिरंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिरंड। तो भाई साहब आप ये नियम भी आप याद रखिएगा कि जब भी किसी प्रीपोजिशन को देखोगे तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जिरंड लगाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले अब मैंने आपको जो नियम कराया था ना, ऑन हियरिंग, बेटा ये देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, ये चीज क्या है? ये जिरंड है, याद रखना, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, तो आपको याद रखना है जब भी प्रीपोजिशन लगाओगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और उसे हम क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। क्या कह रहा है वो? इन। अब देखो पॉपुलर में आईएनजी जोड़ दिया उसने, ISING जोड़ दिया उसने, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये हो गया लोकप्रिय करने के लिए, अब ब्रांड, किसी ब्रांड को। तो गलती कहां पर है? गलती तो है ही नहीं सेंटेंस के अंदर, नो एरर। बात करते हैं भाई साहब 8 नंबर की। 8 नंबर का सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन। देखना भाई, दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी भैया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात की थी, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना। नाउन नहीं आ रहा इसके बाद, नाउन से पहले आने वाली चीज एडजेक्टिव होती है, ये नाउन नहीं आ रहा। इसके बाद में नाउन नहीं है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब दे रहा है, तो ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है सर, हमेशा दिमाग के अंदर सेट रखना। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो नाउन जरूर लिखा होगा, नाउन तो नहीं है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। दिस इज, ये है। अब देखना, मैंने आपको कल वाले वीडियो में समझाया था, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब रैंक दिखाते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके पहले द लगता है, द लगा है। दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन, यह दूसरी बार की क्या है? संपर्क है, ये दूसरी बार का संपर्क है। वी हैव सेंट, हमने भेजा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमने भेजा है। एंड और वी आर मच सरप्राइज्ड, बेटा मच बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहां पे मच और वेरी के दो नियम चलते हैं बेटा, ध्यान रखना। जब आप वेरी लगाओगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नजर आएगी, और मच लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी। ये आप बात याद रखना, ठीक है। अगर वेरी होगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जरूर होगी, मच होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी। तो वो क्या कह रहा है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म समझो आप इसको। वी आर मच सरप्राइज्ड, हम बहुत अधिक अचंभित हुए। किस बात से अचंभित हुए? एट रिसीविंग नो आंसर। देखो ये एट क्या है? प्रीपोजिशन है। किस चीज से अचंभित हुए? रिसीविंग, प्राप्त करके, नो आंसर, कोई भी जवाब प्राप्त ना करके हम बहुत अचंभित हुए। इस सेंटेंस के अंदर भी एरर नहीं है, क्योंकि भाई मुझे सब कुछ सही मिल रहा है। देखिए जरा, दिस सही है अपनी जगह, दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार का संपर्क है। वी हैव सेंट, हमने भेजा, भाई कोई ना कोई मैसेज भेजा होगा। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, हम बहुत ज्यादा अचंभित हैं। एट किस चीज से है? एट रिसीविंग, प्राप्त करके, किस चीज को? नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं। चलिए भाई बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर की बात करते हैं सरकार। ये 9 नंबर का जो सेंटेंस है क्या कहता है दोस्तों? ये 9 नंबर का सेंटेंस कह रहा है हमसे प्रोफेसर लाल। ये प्रोफेसर आ गया भाई साहब, लाल आ गया। मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी आपके पद के नाम होते हैं सबके पहले द लगा देना, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब कि यहाँ भी द ठोक दो, ऐसा नहीं है। ये महाशय नाम नहीं दिया होता ना इनके साथ में तो आप द ठोक देते, पर दिया है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर लाल, डॉक्टर सिंह, SB मल्होत्रा, SI विवेक, इनकी कोई जरूरत नहीं हमें द लगाने की। हाँ सिर्फ लिखा होता SP, द SP लिखना पड़ेगा भाई साहब। हेडमास्टर, द हेडमास्टर लिखना पड़ेगा। नाम दे रहा है तो लगाने की जरूरत नहीं। तो प्रोफेसर लाल, ठीक है। टीचर्स, वर्ब की 5वीं फॉर्म लगा रहा है भाई। प्रोफेसर लाल पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ, दोनों, क्या पढ़ाते हैं? दोनों। हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। एज वेल एज, हमेशा ध्यान रखना बेटा बोथ के साथ पेयर चलता है एंड का।
बोथ के साथ एंड का पेयर चलता है, जहां बोथ दिखाई दे समझ जाना एंड लगाना है हमको, ठीक है। तो बोथ हिस्ट्री एंड साहित्य यानी कि लिटरेचर। क्या बोल रहा है वो, प्रोफेसर लाल पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं और लिटरेचर साहित्य पढ़ाते हैं। ईच सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर में। तो भैया सेंटेंस के अंदर गलती कहाँ थी, सेंटेंस के अंदर ये तो ये वाला जो पोर्शन है, ए बी नंबर का पोर्शन, बी नंबर के पोर्शन में गलती थी, ये गलती है भाई साहब, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 10 नंबर का सेंटेंस। 10 नंबर का सेंटेंस क्या कहता है, सी इज वेल्थी। मुझे यहां तक कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब, वो कह रहा है कि सी इज वेल्थी, वह धनी है, हाउ, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड कैन अफोर्ड, और वहन कर सकती है, क्या वहन कर सकती है, ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। बेटा प्लेजर माने होती है खुशी, मैं आपको बता देता हूं कि प्लेजर माने होती है खुशी, और यहां पे जब आप लिखते हो ना बेटा प्लेजर्स, तो प्लेजर्स का मतलब होता है आनंद, आनंद का सामान, मतलब कोई भी आपकी जो भी लग्जरी चीज है, एसी हुआ, कार हुई, बंगला हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, कोई भी महंगा सामान, तो भैया वो क्या कह रहा है, सी इज वेल्थी, वो धनी है, एंड कैन अफोर्ड, और अफोर्ड कर सकती है, वहन कर सकती है, ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जीवन के आनंददायक संसाधनों को, सभी आनंददायक संसाधनों को वहन कर सकती है। लेकिन सुन लो बेटा, सुन लो, धनी तो हम भी हैं, धनी तो आप भी हैं भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, धनी हम भी हैं, धनी आप भी हैं, तो ये अकेली धनी नहीं है, ये अकेली धनी नहीं है सर। तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि यही प्राप्त कर सकती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम उतने धनी नहीं है ना जितनी ये है। तो बताना पड़ेगा सी इज वेल्थी इनफ, बताना पड़ेगा। ये सेंटेंस के कौन से हिस्से में गलती आ गई, ए नंबर के सेंटेंस में गलती आ गई। सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सी इज वेल्थी इनफ, ये लिखना पड़ेगा। वह पर्याप्त मात्रा में धनी है, हम पर्याप्त मात्रा में धनी नहीं है, हम सिर्फ धनी हैं। तो भाई साहब ये ए नंबर का जो सेंटेंस है ये गलत है। ये नियम जो इनफ वाला नियम है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये नियम निकला है वेरी ... 2 + B1 से। बच्चों जब हम इस वेरी प्लस 2 + B1 को चेंज करते हैं तो हम किस में चेंज करते हैं बच्चों, इनफ ... 2 में, 2 + B1 में, या फिर कैन + B1 में चेंज करते हैं। बस वही नियम हमने यहां पे फॉलो किया है। क्या कह रहा है वो, सी इज वेल्थी इनफ, सी इज वेल्थी इनफ एंड कैन अफोर्ड, पर्याप्त मात्रा में वह धनी है और अफोर्ड कर सकती है ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 10 एग्जाम्पल या 10 समझ में आए होंगे और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कोशिश की है मैंने कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। नए एरर्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे कल मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।